हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी विद परले। तो स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक है वो है ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मानव जनन तंत्र। बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के लिए, इसलिए इसको ध्यान से देखना और क्लास को एंड तक देखना है। देखिए बच्चों, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आप जानते हैं ह्यूमन क्या है। मनुष्य जो है वो कैसा ऑर्गेनिज्म है बच्चों? ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है। कैसा ऑर्गेनिज्म है बच्चों? ये लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी ये क्या है बच्चों? सजीव है। क्या है बच्चों? ये सजीव है। अब आप बोलोगे ये कि कैसे कह सकते हैं मैम ये सजीव है? तो देखिए बच्चों, मैंने आपको पढ़ाया था सजीव ये लिविंग ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जिसमें रेस्पिरेशन यानी वो सांस ले सकते हैं, यानी श्वसन कर सकते हैं, श्वसन होता है जिसमें। सर्कुलेशन यानी इसके अंदर क्या होता है बच्चों? परिसंचरण होता है, एक जगह से दूसरी जगह पर यूजफुल और वेस्ट प्रोडक्ट का क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन होता है बाय ब्लड, रुधिर के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह पर पदार्थ क्या होते हैं? स्थानांतरित होते हैं। ठीक है। इसके अलावा बच्चों मैंने बताया था इसके अंदर एक्सक्रीशन भी होता है, यानी उत्सर्जन भी होता है, जिससे वेस्ट प्रोडक्ट क्या होते हैं? बाहर चले जाते हैं। इसके अलावा बच्चों आपको मैंने बताया था डाइजेशन भी होता है, यानी पाचन भी होता है। तो ऐसी ही बहुत सारी बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि ह्यूमन क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ऐसे ही बच्चों एक बायोलॉजिकल प्रोसेस और होती है जिसका नाम है बच्चों रिप्रोडक्शन। आपने कभी नाम सुना है इसका? नहीं सुना है तो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए बच्चों, आपने कभी किसी दीवार को या किसी टेबल को या कोई भी जो निर्जीव है जिसके अंदर सांस नहीं होता, क्या कुछ टाइम बाद में या कुछ मंथ बाद में, कुछ साल बाद में कोई दूसरी छोटी दीवार देखी? आप बना सकते हो, खुद बनते हुए देखी? नहीं। क्यों बच्चों? क्योंकि उसमें रिप्रोडक्शन नहीं होता। लेकिन आपने देखा होगा कोई कैट है, कोई डॉग है, कोई फिश है, जितने भी सजीव है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ह्यूमन है, तो कुछ टाइम बाद में उनके बेबी आपको दिखाई देते हैं। क्यों बच्चों? बिकॉज ऑफ ओनली रिप्रोडक्शन। देखिए बच्चों, आपको पता तो चल गया होगा कि जनन क्या होता है, रिप्रोडक्शन जरूरी क्यों है। तो अपनी जो स्पीसीज है, ठीक है बच्चों, अपनी स्पीसीज को क्या करने के लिए? एग्जिस्ट करने के लिए क्या है? यानी वातावरण में बनाए रखने के लिए, अपनी जाति का अस्तित्व बनाए रखने के लिए क्या जरूरी है बच्चों? रिप्रोडक्शन जरूरी है। तो रीजन तो पता चल गया कि रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है, क्योंकि एनवायरनमेंट में अपने आप को एग्जिस्ट करना है। आप जानते बच्चों, इस दुनिया में कोई भी अमर नहीं है, लेकिन कैरेक्टर जो होते हैं वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में क्या होते हैं बच्चों? ट्रांसफर होते रहते हैं। क्यों होते बच्चों? रिप्रोडक्शन की वजह से होता है, जनन की वजह से होता है। देखिए ये क्या है बच्चों? एक ऐसी बायोलॉजिकल प्रोसेस है रिप्रोडक्शन। देखिए रिप्रोडक्शन जो है ऐसी बायोलॉजिकल प्रोसेस है, यानी जो जनन है उसमें कोई भी पेरेंट यानी कोई भी जनक जो होता है, ठीक है, वो एक न्यू इंडिविजुअल, ठीक है, क्या बनाता बच्चों? ऑर्गेनिज्म बनाता है, एक नई जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? ऑफस्प्रिंग बोलते हैं। ठीक है। तो एक नई जाति बनती है। क्या बनती है बच्चों? एक नई जाति बन जाती है, एक नई स्पीसीज बन जाती है इसी पेरेंट की। ठीक है। उसी को ही हम क्या बोलते हैं बच्चों? रिप्रोडक्शन बोलते हैं। तो मैं कह सकती हूँ रिप्रोडक्शन इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच न्यू इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ऑफ स्प्रिंग आर प्रोड्यूस फ्रॉम, ठीक है, देयर पेरेंट्स इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। सदियों में पाए जाने वाली ऐसी प्रक्रिया जिसमें कोई जनक अपने समान या अपने से डिफरेंट क्या बनाता है? एक नई स्पीसीज बनाता है, उसको अपन क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन बोलते हैं, जनन बोलते हैं। तो एनवायरमेंट में एग्जिस्ट होने के लिए, अपने आप को बनाए रखने के लिए रिप्रोडक्शन जरूरी है। आपने सुना होगा मेरा तो वंश ही खत्म हो गया, मेरा वंश चल नहीं रहा। क्यों? क्योंकि उसमें वो जो है रिप्रोडक्शन करने के लिए एलिजिबल नहीं है, कोई ना कोई दिक्कत है, इसलिए रिप्रोडक्शन होना जरूरी है। देखिए बच्चों, रिप्रोडक्शन कितने टाइप के होते हैं, इसके टाइप देखते हैं। तो बच्चों दो टाइप की रिप्रोडक्शन होता है। एक तो कौन सा होता है? एसेक्सुअल होता है, वहीं एक क्या होता है बच्चों? सेक्सुअल होता है। एसेक्सुअल यानी अलैंगिक जनन, ठीक है, वहीं सेक्सुअल बच्चों कौन सा होता है? लैंगिक जनन। अब देखिए एसेक्सुअल में क्या होता है, कैसे डिफरेंट होता है? इसमें बच्चों सिंगल पेरेंट क्या होता है? पार्टिसिपेट करता है, यानी एक ही क्या होता है? जनक होता है। या तो क्या होगा बच्चों? मेल होगा, या क्या होगा? या तो मेल होगा या क्या होगा? फीमेल। ठीक है। जबकि बच्चों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कितने पेरेंट पार्टिसिपेट करते हैं? दो पेरेंट क्या करते हैं? पार्टिसिपेट करते हैं। देखो इसके अंदर मेल भी होगा और क्या होगा बच्चों? फीमेल भी होगा। तो आपको एक बात तो समझ में आ गई होगी कि ह्यूमन में कौन सा रिप्रोडक्शन होता है बच्चों? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसके अंदर होता है। और देखिए बच्चों इसके अंदर जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में और क्या डिफरेंस है सेक्सुअल में? तो बच्चों इसके अंदर जो होते हैं गैमेट्स बनते हैं। गैमेट्स मतलब युग्मक नहीं बनते इसके अंदर गैमेट्स नहीं बनते। जबकि इसके अंदर बच्चों जो युग्मक होते हैं वो गैमेट्स होते हैं, वो बनते हैं। अब बात आती है गैमेट क्या होता है बच्चों? कोई भी मेल और फीमेल पेरेंट
में जब रिप्रोडक्शन होता है, जब जनन होता है, तो अपने जो कैरेक्टर ट्रांसफर करते हैं वो नेक्स्ट जनरेशन में वो किसके थ्रू करते हैं बच्चों? गैमेट्स के थ्रू करते हैं। स्पर्म, जैसे मेल में क्या होता है बच्चों? स्पर्म होता है, और फीमेल में क्या होता है? ओवम। तो इसको अपन क्या बोलते हैं? शुक्राणु, और इसको अपन क्या बोलते हैं? अंडाणु। ठीक है, तो ये किसके अंदर होते हैं? शुक्राणु किसके अंदर बनता है बच्चों? मेल के अंदर, और ये किसके अंदर बनती है? फीमेल के अंदर। इसको हम जर्म सेल भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं बच्चों? जर्म सेल या जनन कोशिका भी बोल सकते हैं। इसके अलावा आप देखिए बच्चों, इसके अंदर जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो स्पीसीज बनती है, एक नया बेबी बनता है, बिल्कुल कैसा होता है बच्चों? सिमिलर होता है, यानी समान होता है। जबकि इसके अंदर क्या होता है बच्चों? डिफरेंट होता है। क्या आप अपने पेरेंट्स से बिल्कुल डिट्टो मैच होते हैं? नहीं होते। हाँ, कुछ कैरेक्टर आप में मिलते हैं, क्योंकि मेल और फीमेल दोनों के कैरेक्टर आपके अंदर आते हैं। जबकि अमीबा पैरामीशियम को देखिए, बिल्कुल सारे कैरेक्टर क्या होते हैं इसके अंदर? सिमिलर होते हैं। अमीबा, ठीक है, पैरामीशियम, तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल डिट्टो अपने पेरेंट के जैसे ही होते हैं। तो एक बात तो पता चल गई कि ह्यूमन के अंदर कौन सा रिप्रोडक्शन होता है बच्चों? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अब देखिए, ह्यूमन जो है वो कैसा है बच्चों? डाइमॉर्फिक है। डाइमॉर्फिक का मतलब इसमें बच्चों द्विरूपता देखने को मिलती है। क्या मिलती है? द्विरूपता। मतलब आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो मेल एंड फीमेल को, कि कौन सा मेल है, कौन सा फीमेल है। किस बेस पे बच्चों? रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बेस पे, रिप्रोडक्शन के बेस पे आप अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकते हो मेल कौन सा है, फीमेल कौन सा है। और मैं आपको एक चीज और बता देती हूँ बच्चों, ये यूनिसेक्सुअल होते हैं, यानी एक लिंगी होते हैं। एक लिंगी का मतलब क्या होता है? इसके अंदर मेल के अंदर मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, फीमेल के अंदर फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। इस दुनिया में कई ऑर्गेनिज्म ऐसे भी है, जैसे बच्चों अर्थवॉर्म है। वो अर्थवॉर्म कैसा होता है? जो केचो होता है वो बाइसेक्सुअल होता है। इसके अंदर मेल और फीमेल दोनों अर्थवॉर्म के अंदर ही क्या होते हैं बच्चों? प्रेजेंट होते हैं, तो वो बाइसेक्सुअल। तो हम क्या बच्चों? यूनिसेक्सुअल है, इस चीज को ध्यान रखना है। अब देखिए बच्चों, यूनिसेक्सुअल है तो हम इसके अंदर रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी कितने पढ़ेंगे? 2 पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे बच्चों मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी नर जनन तंत्र। ठीक है, वहीं हम क्या पढ़ेंगे? दूसरा बच्चों क्या पढ़ेंगे? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी मादा जनन तंत्र। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ध्यान से देखना है, क्लास को बीच में नहीं छोड़ना है, तभी समझ में आएगा। चलिए हम पढ़ते हैं सबसे पहले बच्चों मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखिए स्ट्रक्चर कैसी होती है बच्चों? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की स्ट्रक्चर इस टाइप से होती है। ठीक है, डायग्राम आपको बहुत अच्छे से याद करना है, पूछा जाता है। देखिए बच्चों, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपको 2 स्ट्रक्चर दिखाई देगी। एक तो हम पढ़ेंगे इसके अंदर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन यानी प्राथमिक जननांग। ठीक है, प्राथमिक जननांग इसके अंदर पढ़ेंगे। वहीं हम बच्चों इसके अंदर एक और पढ़ेंगे जिसका नाम है, जिसको अपन क्या बोलते हैं? एसेसरी सेक्स ऑर्गन, सहायक जननांग। और मैं आपको ये भी बताऊंगी कि सहायक क्यों बोलते हैं, एसेसरी, प्राइमरी को प्राइमरी क्यों बोलते हैं। देखिए सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या पढ़ेंगे? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन पढ़ेंगे। ठीक है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन सा होता है? इतने सारे जो पार्ट्स दिखाई देते हैं उसमें कौन सा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है और क्यों बोलते हैं, ये भी मैं आपको बताती हूँ। यानी प्राथमिक जननांग कौन सा होता है। तो बच्चों इसमें जो प्राथमिक जननांग होता है बच्चों, वो टेस्टिस होता है। टेस्टिस मतलब वर्षण। रीजन क्या है? क्यों टेस्टिस को प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बोला गया बच्चों? पहली बात तो इसके अंदर क्या बनता है? गैमेट इसी के अंदर बनते हैं, और आप जानते हो बिना गैमेट तो रिप्रोडक्शन पॉसिबल ही नहीं है, यानी शुक्राणु इसके अंदर बनते हैं। दूसरा रीजन क्या होता है बच्चों? एक हार्मोन बनता है जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। क्या नाम है बच्चों? उसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, क्या है? टेस्टोस्टेरोन। देखिए बच्चों, टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन्स होता है वो क्या होता है बच्चों? ये एक सेल होती है जिसका नाम लिडिक सेल। कौन सी सेल है बच्चों? लिडिक सेल। ठीक है, लिडिक सेल, लिडिक कोशिका होती है, उसी से कौन सा हार्मोन सिक्रेट होता है? टेस्टोस्टेरोन। और ये कहाँ बनता है? टेस्टिस में। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बच्चों प्यूबर्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। प्यूबर्टी यानी परिपक्वता के लिए, परिपक्वता। अब ये प्यूबर्टी क्या होती है? आपने देखा होगा जब कोई लड़का 12 से 13 साल का होता है तो उसमें बियर्ड आने लगती है, दाढ़ी मूछ आने लगते हैं, उसकी आवाज बहुत थिक हो जाती है, भारी हो जाती है, उसके अंदर स्पम्स बनने लग जाते हैं, उसके इंटरनल ऑर्गन पे हेयर आने लग जाते हैं, तो हम बोल सकते हैं कि उसमें प्यूबर्टी आ गई। क्यों बच्चों? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से उसके अंदर क्या आती है बच्चों? प्यूबर्टी आती है। क्लियर? यहां तक समझ में आ गया? तो रीजन आपको पता चल गया कि टेस्टिस को प्राइमरी सेक्स ऑर्गन 2 वजह से बोलते हैं, एक तो स्पर्म की वजह से और एक टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से। अब देखिए बच्चों, टेस्टिस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्रेजेंट कहां होते हैं? तो टेस्टिस मैं आपको बता दूं बच्चों, आउटर साइड यानी बाहर की तरफ, किसके? एब्डोमिनल कैविटी
यानी उदर गुहा के बाहर। किसके अंदर होते हैं उदर गुहा के बाहर? एक स्ट्रक्चर दिखाई देगी आपको जिसका नाम है स्कॉर्टम, यानी वर्ण कोश के अंदर बंद रहते हैं। अब रीजन क्या है कि वर्ण कोश के अंदर ही बंद क्यों रहते हैं? क्योंकि एब्डोमिनल कैविटी में भी तो हो सकते हैं। तो देखिए बच्चों, जैसे ये एब्डोमिनल कैविटी है, आप जानते हो उदर गुहा जिसको पेट आप बोलते हो, ठीक है। तो ये एब्डोमिनल कैविटी है, इसके बाहर एक सैक लाइक स्ट्रक्चर, एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगी। देखिए इसके अंदर ये वाली स्ट्रक्चर दिख रही है, ये ही स्कॉर्टम है। इसके अंदर बच्चों 2 टेस्टिस होते हैं। कितने टेस्टिस होते हैं बच्चों? 2 टेस्टिस होते हैं। ये क्या है? टेस्टिस है। आपको डायग्राम में भी आपको इजीली टेस्टिस दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। तो इसलिए रीजन क्या है बच्चों? टेम्परेचर रेगुलेशन के लिए। किसके लिए? टेम्परेचर रेगुलेशन के लिए, यानी तापमान का जो नियमन है, तापमान का नियमन के लिए, टेम्परेचर रेगुलेशन के लिए, तापमान नियमन के लिए इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। इसका मतलब क्या है बच्चों? देखिए इसका मतलब क्या है बच्चों, जो इसके अंदर आपको पता है, मैंने टेस्टिस में क्या बनते हैं? स्पर्म बनते हैं। लेकिन स्पर्म जो बनते हैं उसके मैच्योरिटी के लिए, उसके परिपक्वता के लिए क्या है? टेम्परेचर क्या होना चाहिए हमारी बॉडी से? टेम्परेचर 2 से 2.5 डिग्री, यानी 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। मैंने क्या बोला? हमारे अंदर जो बॉडी टेम्परेचर होता है उससे कम टेम्परेचर पे, वो भी कितना? 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे स्पर्म क्या होते हैं बच्चों? इसमें मेच्योरिटी आती है, मेच्योर होते हैं। और अगर स्पर्म मेच्योर नहीं हो सकते होंगे तो आपको पता है रिप्रोडक्शन होगा नहीं। ऐसे जो पेरेंट होते स्टेराइल होंगे, बंध्यता होगी, वो कभी पेरेंट बन नहीं पाएंगे। और स्कॉर्टम में टेम्परेचर क्या होता है बच्चों? कम होता है इस वजह से। और सर्दियों के टाइम, ड्यूरिंग विंटर यानी सर्दियों के दौरान इसमें टेम्परेचर क्या हो जाता है बच्चों? कम हो जाता है। तो टेस्टिस के अंदर कुछ मसल्स होती है यहाँ पे स्कॉर्टम में, तो ये मसल्स जो होती है ये कॉन्ट्रैक्ट होके इसको, टेस्टिस को कहाँ लेकर चली जाती है? एब्डोमिनल कैविटी के पास लेकर चली जाती है, जिसकी वजह से उसका टेम्परेचर रेगुलेट हो जाता है। तो आई बात समझ में स्कॉर्टम में क्यों जरूरी है? टेम्परेचर रेगुलेशन के लिए, क्योंकि स्पर्म्स की फॉर्मेशन के लिए जो टेम्परेचर चाहिए वो 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड, 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम होना चाहिए बॉडी टेम्परेचर से, जो कि किसके अंदर होता है? स्कॉर्टम में होता है। सर्दियों में जब टेम्परेचर कम होता है तो इसके अंदर जो मसल्स होती है वो टेस्टिस को कहाँ लेकर चली जाती है? एब्डोमिनल कैविटी के पास लेकर चली जाती है, जिसकी वजह से इसका टेम्परेचर रेगुलेट हो जाता है, यानी तापमान नियमन के लिए जरूरी है। आगे बात समझ में। अब देखिए ये तो हो गए बच्चों प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। इसके अलावा एसेसरी सेक्स ऑर्गन में देखिए आपको क्या क्या दिखाई देगा, वो अपन देख लेते हैं। इसमें पहला ऑर्गन जो है वो है एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस यानी इसको अपन क्या बोलते हैं बच्चों? अधिवर्षण बोलते हैं, ठीक है। एपिडिडाइमिस एक एसेसरी ऑर्गन है और ये देखो ऐसा दिख रहा है आपको, कोमा शेप का होता है। कैसा होता है बच्चों? ये कोमा शेप का होता है। और आपको मैं बता दूं ये कम से कम कितना 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड, सॉरी 6 मीटर लंबा, कितना होता है बच्चों? 6 मीटर लंबा होता है, बट बहुत ज्यादा हाईली कोइल्ड होता है, बहुत ज्यादा घुमा हुआ होता है। आगे बात समझ में। इसके अलावा ये किसका काम करता है बच्चों? ये कलेक्शन का काम करता है। वर्क इसका क्या है? कलेक्शन ऑफ स्पर्म, यानी शुक्राणुओं को क्या करता है? 1 महीने तक, 1 मंथ तक ये क्या कर सकता है? कलेक्ट कर सकता है। क्योंकि हर टाइम तो एजेकुलेट हो नहीं सकते, ये एजेकुलेशन हो नहीं सकता, यानी स्खलन हो नहीं सकता, बाहर ये त्याग नहीं सकते। तो इसलिए इसके अंदर कलेक्शन का काम कौन करता है बच्चों? एपिडिडाइमिस करता है। और ये न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करवाता है। यहां तक बात समझ में आ गई। अब देखिए बच्चों ये क्या होता है? अब जो स्पर्म्स जो बने थे वो अब एपिडिडाइमिस में आ जाएंगे। और इसके बाद में जो तीसरी स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगी बच्चों वो है वास डिफरेंस। वास डिफरेंस, ठीक है। वास डिफरेंस यानी शुक्रवाहिनी। बच्चों नंबर में कितनी होती है? ये भी 2, ठीक है। देखिए ये एपिडिडाइमिस से निकलकर आपको 2 वास डिफरेंस दिखाई देगी। और ये क्या है बच्चों? आपने एक्सक्रीटरी सिस्टम में पढ़ाया था, यूरेटर, यानी क्या होती है बच्चों? ये मूत्रवाहिनी होती है, ठीक है। और ये क्या है? यूरिनरी ब्लैडर, यानी मूत्राशय होता है, जिसके अंदर यूरिन क्या होता है? कलेक्ट होता है। तो ये जो वास डिफरेंस होता है वो इस टाइप से यूरेटर से ऊपर की ओर आके एक लूप बना के और आगे खुलती है, ठीक है, ओपन होती है। यहाँ पर एक ग्लैंड दिखती है जिसका नाम है सेमिनल वेसिकल, वहां पे ओपन होती है, ठीक है। और इसके अंदर कौन सी मूवमेंट होती है? वेव मूवमेंट होती है। क्या होती है बच्चों? वेव, क्या?
वेव मूवमेंट होती है, तरंगी गति। यानी इसकी जो वॉल होती है बच्चों वो कैसी होती है, मस्कुलर होती है, यानी पेशी होती है। ठीक है, कैसी होती है बच्चों, मस्कुलर। देखिए पेशी गति होने की वजह से इसकी वॉल वजह से कैसी होती है बच्चों, इसकी वॉल जो होती है मस्कुलर होती है, यानी पेशी होती है। और इसी की वजह से बच्चों ये क्या कर सकता है, जो स्पम्स है वो वेव मूवमेंट करते हैं। याद कीजिए ईसोफेगस ग्रेसिका में मैंने पढ़ाया था, उनकी गति, उनका दीवार जो वॉल होती है वो भी मस्कुलर थी, और पेरिस्टालिक मूवमेंट कर्माकुंचन गति पढ़े थे। तो ऐसे स्पम्स आगे बढ़ते हैं इस टाइप से। कौन सी मूवमेंट करते हैं बच्चों, वेव मूवमेंट करके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर कुछ सब्सटेंस यानी कुछ पदार्थ भी क्या होते हैं बच्चों, सीक्रेट होते हैं, जिसकी वजह से ये स्पम्स के लिए कौन सा पाथवे प्रोवाइड कराते हैं बच्चों, स्मूथ यानी चिकना माध्यम प्रदान करते हैं, ताकि स्पम्स आगे इजीली मूवमेंट कर सके, जा सके। अब देखिए बच्चों, ये एक स्ट्रक्चर में आके खुलते हैं, यहाँ पर दिख रहा है, ये एक ग्लैंड है, सेमिनल वेसिकल एक ग्रंथि है, इसकी भी एक डक्ट आके ऊपर खुलती है। तो एक कॉमन डक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, जिसको अपन बोलते हैं एजाक्युलेटरी डक्ट। एजाक्युलेटरी डक्ट स्खलन वाहिनी। तो ये किसमें खुलेंगे बच्चों, स्खलन वाहिनी में आकर खुलते हैं। तो दो डक्ट होती है, एक तो सेमिनल वेसिकल की और एक इसकी खुद की वॉस डिफरेंस की। अब ये एजाक्युलेटरी डक्ट जो बच्चों आगे जाके एक नेक्स्ट पार्ट है, इसका हम पढ़ेंगे, जिसका नाम है बच्चों यूरिथ्रा। क्या है बच्चों, यूरिथ्रा। ठीक है, यानी मूत्र मार्ग में आकर क्या हो जाएंगे, खुल जाएंगे। आगे बात समझ में। तो नेक्स्ट देखिए, इसका जो पार्ट है उसको देखो, यहां से लेके यहाँ तक का जो पार्ट दिखाई दे रहा है उसको हम बच्चों क्या बोलते हैं, यूरिथ्रा बोलते हैं, यानी मूत्र मार्ग। देखिए बच्चों, जो एजाक्युलेटरी डक्ट थी, क्या है एजाक्युलेटरी डक्ट, यानी स्खलन जो वाहिनी थी वो यूरिथ्रा के साथ आके क्या हो जाती है, यूरिथ्रा के साथ क्या हो जाती है, मिल जाती है। देखो यूरिथ्रा यहाँ से स्टार्ट हो गया, क्योंकि जो ब्लेडर में यूरिन जो मूत्र कलेक्ट हुआ था वो यूरिथ्रा के थ्रू ही तो बाहर जाएगा, और दोनों मिलाकर एक कॉमन डक्ट बना लेते हैं, जिसका नाम है, एक कॉमन डक्ट एक उभयनिष्ठ भाग बना लेते हैं, जिसका नाम है यूरिनो जेनाइटल पैसेज। ठीक है, पाथवे या पैसेज, यानी अपन बोल सकते हैं मूत्र जनन मार्ग। मूत्र जनन मार्ग क्यों बोला बच्चों यूरिनो जेनाइटल पैसेज, क्योंकि इसके थ्रू ही यूरिन बाहर निकलता है और इसके थ्रू ही स्पम्स बाहर निकलते हैं। जबकि फीमेल में ऐसा नहीं होता, फीमेल में अलग अलग पार्ट प्रेजेंट होते हैं, यूरिथ्रा अलग होता है और विजाइना अलग होता है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो मैंने बता दिया कि एजाक्युलेटरी डक्ट कब बनी थी, जब वॉस डिफरेंस सेमिनल वेसिकल के साथ मिली थी और यहाँ पर आकर यूरिथ्रा में खुल जाती है, जिसको यूरिनो जेनाइटल पैसेज या पाथवे या मूत्र जनन मार्ग बोलते हैं। आगे बात समझ में। लास्ट जो इसकी स्ट्रक्चर है बच्चों वो है पेनिस। क्या है बच्चों, पेनिस यानी सिसन। ठीक है बच्चों, ये जो है ये कॉपुलेटरी ऑर्गन है। क्या है ये, कॉपुलेटरी ऑर्गन है, यानी इसको अपन क्या बोलते हैं, मेथुनांग बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, ये मेटिंग करने में, ठीक है, उसमें क्या करती है, हेल्प करती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉपुलेशन यानी मेथुन करने में क्या करती है, सहायता करती है। मेथुन के प्रोसेस में बच्चों क्या होता है कि जो मेल है बाय पेनिस बाय सिसन के थ्रू फीमेल की वेजाइना में स्पर्म्स को क्या करता है, यानी योनि में स्पर्म को क्या करता है बच्चों, इंजेक्ट करता है। ठीक है, स्पर्म को डालता है, जिसको हम कॉपुलेशन मेथड बोलते हैं। इसी के थ्रू, इसी मेथड के थ्रू स्पर्म्स जो होते हैं फीमेल के पास जाते हैं। समझ में आ गया। सिलेंड्रिकल शेप की होती है और इसी के अंदर से ही यूरिथ्रा क्या होता है, पास आउट होता है और यूरिन क्या निकल जाता है, बाहर निकल जाता है। और जब कॉपुलेशन हो रहा हो तो स्पर्म्स भी क्या निकल जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। तो इसके थ्रू ही क्या होते हैं, स्पर्म्स बाहर निकलते हैं। ये होगी बच्चों मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब देख लीजिए बच्चों, सबसे पहले जो स्पर्म्स थे, स्पर्म्स का जो पाथवे होता है, जो शुक्राणु होते हैं वो कैसे आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, जो शुक्राणु होते हैं सबसे पहले कहाँ आते हैं, टेस्टिस में बनते हैं। टेस्टिस से कहाँ जाते हैं, एपिडिडाइमिस, फिर वॉस डिफरेंस। वॉस डिफरेंस से बच्चों फिर कहाँ जाते हैं, याद कीजिए एजाक्युलेटरी डक्ट बन रही थी, फिर ये यहाँ पर इसके अंदर यूरिथ्रा में, और यूरिथ्रा के थ्रू क्या निकल जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, ये तो थी बच्चों स्ट्रक्चर। अब देखिए इसके अंदर आपको कुछ ग्लैंड्स भी दिखाई दे रही होगी। एक तो कौन सी होती है, प्रोस्टेट ग्लैंड। क्या होती है बच्चों, प्रोस्टेट ग्लैंड। और ये कहाँ होती है, आपको दिख रहा है यूरिथ्रा के बेस पे होती है, वॉलनट यानी सिंघाड़े के जैसी होती है। ठीक है, दूसरे बच्चों इसमें क्या दिख रहा है, सेमिनल वेसिकल दिख रहा है, यानी शुक्राशय ग्रंथि भी दिख रही है आपको, शुक्राशय ग्रंथि। ठीक है, शुक्राशय। एक और होती है बच्चों काउपर की ग्लैंड। क्या होती है बच्चों, काउपर की ग्लैंड।
यहाँ प्रेजेंट होती है कॉपर की ग्लैंड, इसके अंदर आगे जाके कॉपर की ग्लैंड क्या होती है, प्रेजेंट होती है। इन तीनों से ही क्या होता है बच्चों, कुछ एल्कली सब्सटेंस निकलता है। क्या निकलता है बच्चों, एल्कली। इन तीनों ग्लैंड से एक एल्कली सब्सटेंस निकलता है, एक सारी पदार्थ निकलता है। क्या निकलता है आपको मैं बता दूं, सारी पदार्थ। ठीक है, इसके साथ ही ये एल्कली सब्सटेंस प्लस स्पर्म यानी जो शुक्राणु है, ये मिलकर किसका फॉर्मेशन करते हैं बच्चों, ये सीमन का फॉर्मेशन करते हैं, यानी वीर्य का निर्माण करते हैं। इस सीमन में ही क्या होता है, जो सब्सटेंस होता है ये इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है, क्योंकि इसके अंदर फ्रक्टोज शुगर होती है, कई एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, फास्फेटेस सिट्रेट, कुछ इसमें सॉल्ट भी प्रेजेंट होते हैं, जो स्पर्म्स को क्या करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं। और इसमें सिक्रेशन की वजह से स्पर्म्स क्या नहीं होते, ड्राई नहीं होते। और स्पर्म्स मैं आपको बता दूं मिलियंस में क्या होते हैं, सिक्रेट होते हैं, बहुत ज्यादा नंबर में क्या होते हैं, सिक्रेट होते हैं, क्योंकि स्पर्म्स को मूवमेंट करके क्या करना, जाना पड़ता है, आगे जाना पड़ता है फीमेल के पास में। ये तो हो गया बच्चों मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब मैं आपको बताती हूँ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखिए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से होती है, आपको मैं बता दूं। देखिए बच्चों एक बात तो पता चल गई कि ये किसके अंदर होता है, फीमेल के अंदर। इसके अंदर भी जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और एसेसरी सेक्स ऑर्गन, यानी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन सा है, देखिए बच्चों इसके अंदर जो प्राथमिक जननांग है, क्या है, प्राथमिक जो जननांग है वो कौन सा है बच्चों, इसके अंदर ओवरी है। ओवरी यानी अंडा से। देखिए ओवरी नंबर में क्या होती है, 2 होती है। ये स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही होगी, ये बच्चों ओवरी की है। आ गई बात समझ में। देखिए ओवरी को ही क्यों बोला, क्योंकि उसके अंदर बच्चों स्पर्म्स बन रहे थे, इसके अंदर क्या बनेगा, ओवम बनेगा, यानी अंडाणु का निर्माण होगा। ठीक है, इसके अलावा बच्चों इसके अंदर 2 हॉर्मोन्स का भी फॉर्मेशन होता है। देखिए कौन कौन से बनते हैं ओवरी के अंदर। एक तो बनता है बच्चों एस्ट्रोजन हार्मोन, क्या बनता है, एस्ट्रोजन। और एक बनता है बच्चों प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। दोनों हिंदी इंग्लिश में सेम ही बोलते हैं, और इसको अच्छे से याद कर लीजिए, वहां टेस्टोस्टेरोन हार्मोन था, यहाँ एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है बच्चों, प्यूबर्टी के लिए, परिपक्वता के लिए क्या होता है, ये उत्तरदायी होता है। फीमेल भी जब 13 से 16 साल की एज में आती है तो इसमें प्यूबर्टी आ जाती है, यानी किशोर अवस्था आपने सुना होगा। ठीक है, उनकी वॉइस बहुत क्या हो जाती है, सॉफ्ट होती है उनकी। ठीक है, एक इसके अंदर ओवम का फॉर्मेशन होने लग जाता है। इंटरनल ऑर्गन पे क्या आ जाते हैं बच्चों, हेयर आ जाते हैं। और एक प्रोसेस होती है जिसके थ्रू क्या बनता, ऑर्गन बनता, ये ओवम बनता है। उस प्रोसेस को बच्चों मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं। तो इसके अंदर मेंस्ट्रुएशन यानी माहवारी क्या हो जाती है बच्चों, स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, माहवारी क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है फीमेल में। तो ये किसकी वजह से होती है, आपको पता चल गया होगा बच्चों, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की वजह से होती है। तो ओवरी को प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, एक तो इसके अंदर क्या बनता है, ओवम बनता है, दूसरा इसके अंदर एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सिक्रेट होते हैं, इसकी वजह से इसको प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बोलते हैं। अब देखिए एसेसरी सेक्स ऑर्गन में आपको क्या क्या दिखाई देगा बच्चों, एक तो फैलोपियन ट्यूब। क्या है, फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, ओविडक्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओविडक्ट बोलते हैं, यानी अंडवाहिनी इसको क्या बोला जाता है। क्लियर, ओविडक्ट, अंडवाहिनी। इसके अलावा इसके अंदर और स्ट्रक्चर क्या होती है बच्चों, यूट्रस होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, यूट्रस को गर्भाशय। ठीक है, और इसके अंदर क्या होगा, वेजाइना, यानी क्या होगा, योनि। और मैंने आपको बता दिया क्या, ओवरी तो मैंने आपको समझाई दी। सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं बच्चों, फैलोपियन ट्यूब पढ़ते हैं। मैं आपको बता देती हूँ, फैलोपियन ट्यूब देखिए यूट्रस से यहां से स्टार्ट होकर यहां तक क्या होती, समाप्त होती है, खत्म होती है। ठीक है, फैलोपियन ट्यूब में ये वाला जो पार्ट होता है, इस पार्ट को, ये वाला पार्ट, इसको बच्चों हम क्या बोलते हैं, इफंडीबुलम। क्या बोलते हैं बच्चों, इफंडीबुलम बोलते हैं। और ये वाला जो पार्ट होता है बच्चों, इसको एम्पुला बोला जाता है। हिंदी इंग्लिश में सेम है, एम्पुला और इफंडीबुलम। ठीक है, अब देखिए बच्चों यहां से क्या बनता है, ओवम बन गया, तो इसी से एक पोर होता है या छेद होता है, तो यहाँ ओवर एम्पुला में आ जाता है। और इधर से कॉपुलेशन मेथड से स्पर्म्स क्या हो जाते हैं, इस टाइप से आ जाते हैं। और ये स्पर्म्स क्या हो जाते हैं, इससे क्या हो जाते हैं, फ्यूज्ड हो जाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस बोलते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए जो फर्टिलाइजेशन होता है वो क्या होता है। फर्टिलाइजेशन मतलब निषेचन जो होता है वो क्या होता है, तो बच्चों निषेचन जो होता है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, मेल एंड फीमेल गैमेट, यानी नर व मादा युग्मकों के सलियन को, क्या सलियन को हम क्या बोलते हैं बच्चों, फर्टिलाइजेशन या निषेचन बोलते हैं। तो आपको बताना है कि ये पूछा जाता, बताइए फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कहाँ होती है बच्चों, फैलोपियन ट्यूब में होती है। इस चीज को आपको अच्छे से याद करना है। आगे बात समझ में। तो फैलोपियन ट्यूब एक जगह प्रोवाइड कराता है जहां पे स्पर्म्स और ओवम आपस में मिलेंगे। अब देखिए बच्चों आगे क्या होता है,
नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है वो अपनी कौन सी है बच्चों? नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या है? यूट्रस है। यहाँ से लेके यहाँ तक, ये वाला पार्ट है यहाँ से लेके यहाँ तक यूट्रस, यानी इसको अपन क्या बोलते हैं बच्चों? गर्भाशय बोलते हैं। और इसका एक नाम और है जिसको आप नॉर्मल लैंग्वेज में जानते हो, वॉम्ब, यानी बच्चेदानी। क्यों बोला इसको बच्चों बच्चेदानी? क्योंकि यहाँ पर जब फ्यूजन हो जाता है तो जाइकोट बनता है, जब आगे मैच्योर होके यहाँ पर एक लेयर होती है जिसको बच्चों एंडोमीट्रियम बोलते हैं, और इसी से बच्चा क्या हो जाता है बच्चों? जुड़ जाता है। ठीक है, इन प्लांटेशन में क्या करता है? ये हेल्प करता है। तो बच्चों के बेबी के इन प्लांटेशन में जो एम्ब्रियो होता है उसमें क्या करता है बच्चों? ये हेल्प करता है, इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं? बच्चेदानी बोलते हैं। और जो पूरा एम्ब्रियो जो होता है, उस एम्ब्रियो का बच्चों जो डेवलपमेंट होता है, जो विकास होता है, वो कहाँ होता है? डेवलपमेंट यानी जो विकास होगा किसका? भ्रूण का, तो वो कहाँ होता है बच्चों? वो यूट्रस में होता है, बच्चेदानी में होता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? बच्चेदानी या यूट्रस कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, एक बात और ध्यान रखनी है कि ये जो स्ट्रक्चर इस टाइप से बेबी जुड़ा हुआ था फीमेल से, एंडोमीट्रियम से, एंडोमीट्रियम हर मंथ तैयार होती है, इसका भी मैं आगे बताऊंगी। तो इस पार्ट को हम बोलते हैं, एक पुल बनता है जिसका हम नाम है प्लेसेंटा, इसको अपरा बोलते हैं बच्चों। इसी के थ्रू जो भी फीमेल खाती है, कोई भी खाना खाए या कोई भी चीज़ है, वो बच्चे के अंदर इसी के थ्रू होते हैं। बच्चा जो रेस्पिरेशन O2 CO2 का एक्सचेंज होता है वो भी इसी के अंदर से करता है। कोई भी दवाई वगैरह जाती है वो भी इसके अंदर जाती है। ठीक है, कोई भी एंटीबायोटिक्स होती है वो भी इसके थ्रू जाती है। तो कुछ भी, चाहे न्यूट्रिशन हो, चाहे रेस्पिरेशन हो, चाहे एक्सक्रीशन हो, सब कुछ किसके थ्रू होता है बच्चों? प्लेसेंटा के थ्रू होता है, क्योंकि बच्चा खुद तो कुछ खा नहीं सकता, एम्ब्रियो खा नहीं सकता, तो डेवलपमेंट के लिए न्यूट्रिशन जरूरी है, इसलिए प्लेसेंटा एक पुल का काम करता है। आगे बात समझ में यहाँ तक। अब देखिए बच्चों, ये एंडोमेट्रियम क्या होता है? हर मंथ बनती है, ईच मंथ इसका क्या होता है? फॉर्मेशन होता है। अब हर मंथ तो बेबी कंसीव हो नहीं सकता, तो ये हर मंथ क्या हो जाती है बच्चों? डिस्ट्रॉय हो जाती है। क्या हो जाती है? डिस्ट्रॉय हो जाती है, यानी नष्ट हो जाती है। और आपको पता है हर टाइम फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, तो एग भी क्या हो गया बच्चों? वेस्ट हो गया। तो ये दोनों क्या बनाते हैं? ये दोनों क्या होते हैं? बाई वेजाइना क्या निकल जाएंगे? बाहर निकल जाएंगे, जिसको बच्चों मैंने अभी बताया था, जिसको मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं। मेंस्ट्रुएशन यानी अभी मैंने आपको बताया था माहवारी बोलते हैं। तो इसमें माहवारी में होता क्या? ये एंडोमेट्रियम जब टूटती है तो ब्लड वेसल्स भी टूटती है, जिससे ब्लड का फॉर्मेशन होता है, तो इसके थ्रू क्या निकल जाता है? ये बाहर निकल जाता है, और 3 से 5 दिन में कंप्लीट सारा एग बाहर निकल जाएगा। क्यों हुआ? क्योंकि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, स्पर्म्स गए नहीं, स्पर्म गए नहीं तो बेबी कंसीव नहीं हुआ, तो कोई मतलब नहीं रहा, तो इस वजह से क्या हो जाता है? डिस्ट्रॉय हो जाता है। और लास्ट ऑर्गन बच्चा है, उसका नाम है वेजाइना। क्या है बच्चों? वेजाइना, जिसको अपन क्या बोलते हैं? योनि बोलते हैं। वेजाइना ये एक कपुलेटरी ऑर्गन है, जिसको अपन क्या बोलते हैं? कपुलेटरी ऑर्गन, मेथुनांग बोलते हैं। और इसी के थ्रू स्पर्म्स जो होते हैं बाय कॉपुलेशन मेथड, बाय मेथुन क्या होते हैं? आगे बढ़ते हैं। इसका मीडियम बच्चों कैसा होता है? एसिडिक मीडियम होता है। और यही किसकी तरह काम करते हैं बच्चों? जो वेजाइना होता है, एक तो मेंस्ट्रुएशन के दौरान ब्लड को क्या निकालती है? बाहर निकालती है। तो एक तो किसमें हेल्प करती है बच्चों? मेंस्ट्रुएशन के लिए क्या करती है? रास्ता प्रोवाइड कराती है। ठीक है, और एक बर्थ कैनाल की तरह, जन्म नाल की तरह क्या करती है? एक जन्म नाल, यानी बच्चा जो होता है वो इसी के थ्रू क्या निकलता है? बाहर निकलता है। तो बर्थ कैनाल की तरह भी क्या करती है? काम करती है। तो ये तो हो गया इसकी स्ट्रक्चर। अब देखिए बच्चों, नॉर्मल क्या होता है रिप्रोडक्शन में? सबसे पहले क्या बने? गैमेट बने, यानी स्पर्म्स और ओवम बना। ये स्पर्म्स और ओवम आपस में क्या हो जाएंगे? मिल जाएंगे, और क्या बनाएंगे बच्चों? जाइकोट, जिसको अपन क्या बोलते हैं? युग्मनज बोलते हैं। और इस प्रोसेस को मैंने आपको बताया था बच्चों, निषेचन, यानी क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन, यानी क्या बोलते हैं? निषेचन बोलते हैं। अब देखिए, ये जो जाइकोट बना वो यहाँ बन गया, फिर इसके अंदर डिवीजन होगा, और धीरे धीरे ये आगे जाके यहाँ पे सारा बेबी बन जाता है। तो इसके अंदर नेक्स्ट जो होगा, कंटिन्यूस डिवीजन होता है, और बहुत सारी सेल बन जाती है, और सेल से क्या बनता है बच्चों? एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो से क्या बन जाता है? चाइल्ड बन जाता है। ठीक है, तो इस टाइप से ये आपकी रिप्रोडक्शन की प्रोसेस पूरी होती है। तो मैंने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को इस क्लास में बहुत अच्छे से क्लियर कराया हुआ, हर कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से कराया हुआ है। इसलिए आपको ये क्लास अगर पसंद आती है तो इसको आप लाइक जरूर कीजिए। अगर कोई भी डाउट है तो आप मेरे को कमेंट में लिख दीजिए, मैं जरूर बताऊंगी। ओके बच्चों, थैंक यू।